गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। मैं अमितेश सोनी फिर से उपस्थित हूं एक नए मुद्दे के साथ, टू द पॉइंट विद अमितेश में। देखिए, जब भी कभी किसी पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं तो उन्हें हरी भरी करने के लिए हम पत्तियों में पानी नहीं डालते बल्कि उनकी जड़ों में पानी डालते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमें जनरेशन ठीक करनी है, हमें अपने देश का विकास करना है, तो हमें शिक्षा के स्तर पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी हमें अपने शिक्षा प्रणाली को सुधारना पड़ेगा। शुरू से ही काफी प्रावधान रखे गए इसके लिए, शुरू से ही काफी जोर दिया गया इस चीज पे। जैसे अगर आप यूनाइटेड नेशन का जो शिक्षा के लिए घोषणा पत्र दिया गया उसके अनुच्छेद 26 में आप देखेंगे तो वहां पे भी ये कहा गया कि शिक्षा का अधिकार जरूरी है। वैसे ही अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि शिक्षा बहुत ही आवश्यक है और शिक्षा का सुधार करना भी बहुत आवश्यक है। बट पता नहीं कैसे हमारे भारतीय राजनीति में, या आप कहें कि हमारे भारत में शिक्षा में सुधार करने में इतना टाइम लग गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आपने न्यूज में सुना होगा कि अभी 34 सालों के बाद शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आई है। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे भारत में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनमें 34 साल लग गए। देखिए, यहां पर मेरा प्रयास मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना नहीं है, ठीक, बट ये बिल्कुल जरूरी है ये चीज जानना कि हमारे भारत देश में शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए जो चुनौतियां थी, जो पॉलिसीज बनाना था, उसे बनाने में हमें 34 साल लग गया। बायोलॉजी में हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे रेवोल्यूशन हो गया, एवोल्यूशन हो गया और म्यूटेशन हो गया। अगर हम चेंज और एक्सप्रेशन की बात करें तो जब भी कभी सडन चेंज होता है और सडन एक्सप्रेशन हो जाता है तो हम उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर सडन चेंज हुआ और लेट एक्सप्रेशन हुआ तो हम उसे म्यूटेशन कहते हैं। और अगर लेट चेंज और लेट एक्सप्रेशन हो रहा है तो हम उसे एवोल्यूशन कहते हैं। तो हमारी शिक्षा नीति भी कुछ एवोल्यूशन की तरह हो गई। काफी लेट इसमें चेंजेस हुए और इसके प्रभाव भी काफी लेट से दिखेंगे। जिस तरह से सरकार ने, आपने देखा होगा, 2030 तक का प्लान बनाया है। यानी ये ऐसी चीजें होती हैं जिनमें परिवर्तन में भी काफी वक्त लगता है और इसके प्रभाव में भी काफी वक्त लगता है, इसका प्रभाव भी काफी वक्त में दिखता है। ठीक, देखिए, अच्छी बात है ना, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छी नीति आई है, काफी अच्छे सुधार किए गए हैं। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर नई शिक्षा नीति जो आई है उस शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं, उन शिक्षा नीति में क्या मुख्य बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान आए हैं, क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे, इसको समझने से पहले चलिए आइए हम लोग ये समझते हैं कि आखिर स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में जो शिक्षा के स्तर पे परिवर्तन हुए वो कैसे हुए, किस तरह से शिक्षा नीतियां बनी, इसके बारे में कुछ एक ब्रीफ आइडिया हम लोग पहले ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हमारा भारत आजाद हुआ उसके बाद इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर, इसके चलते भारत में शिक्षा के स्तर पे कुछ खास सुधार नहीं हो पाया। बट 1964 में डॉक्टर DS कोठारी के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसे आप कोठारी आयोग कहते हैं। बेसिकली ये आयोग उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए बना था। बट इसी सुधारों के रिकमेंडेशन के को लेके सरकार ने 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति का निर्माण किया और इस तरह से आपको 1968 में पहली शिक्षा नीति मिलती है। उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ और सुधारों के साथ 1986 में आपके भारत में द्वितीय शिक्षा नीति आती है, यानी नई शिक्षा नीति आती है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि अक्टूबर 2015 में TSR सुब्रमण्यम स्वामी की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन किया गया जिसने जून 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि 31 मई 2019 को एक और समिति ने अपनी रिपोर्ट
सरकार के सामने सौंपी, जिस समिति का निर्माण जून 2017 में किया गया था और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, इन्होंने एक नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया और ये बताया कि शिक्षा नीति में किस तरह से परिवर्तन किए जाए, क्या परिवर्तन लाए जाए ताकि हमारे शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके। इस शिक्षा नीति को सरकार ने मंजूर कर लिया और सरकार ने इसे पब्लिक डोमेन में पब्लिक रिव्यू के लिए रखा। सबसे पहले जो इसमें कंट्रोवर्सी आई वो थी हिंदी भाषा की अनिवार्यता, और इसके लिए तमिलनाडु के कुछ राजनेताओं ने विरोध व्यक्त किया, जिसके चलते सरकार ने कहा कि ये अभी ड्राफ्ट है जिसको हमने पब्लिक डोमेन में डाला है और अभी इसमें और परिवर्तन होंगे और इसमें प्रूफ रीडिंग की जाएगी और उसके बाद ये इसको लागू किया जाएगा। इस तरह से इस ड्राफ्ट में ही हिंदी की अनिवार्यता को यहां से हटा दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से चलते हुए 29 जुलाई को कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी, इस नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। अब आप जानते हैं कि जब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है तो ये संसद में पेश होगा और पास होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये इन्फोर्स हो जाएगा। उसके बाद हर राज्य को अपने विधानसभा में इसे पास करना पड़ेगा और इसे इन्फोर्स करना पड़ेगा। इस तरह से ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से नई शिक्षा नीति आई और किस तरह से ये आगे चल के इन्फोर्स करेगी। अब हमारा यहाँ पे सबसे मुख्य काम ये रहेगा कि हम ये समझें कि आखिर नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं और हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करें कि हमारी वर्तमान शिक्षा नीति और भविष्य में आने वाली या लागू होने वाली शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन है। तो चलिए इसे ब्रीफ में समझते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में 4 आयामों पे विशेष ध्यान दिया गया। ये आप कह सकते हैं कि इन 4 आयामों में विशेष जोर दिया गया। ये आयाम कौन कौन से हैं? एक्सेस, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी इन 4 आयामों को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि बच्चों में डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग लाई जा सके, बच्चों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, बच्चों में आर्ट, कल्चर और म्यूजिक का डेवलपमेंट हो सके, बच्चों में नेचर लव क्रिएट हो सके या जिससे वो नेचर स्टडी कर सके, जिससे प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति उनका जो लगाव है वो उत्पन्न हो सके। सरकार चाहती है कि बच्चों में टीम वर्क की भावना पैदा हो। सरकार चाहती है कि बच्चों में जो स्किल्स हैं वो डेवलपमेंट हो और कौन सी स्किल, रोजगार परक जो स्किल है वो उसका डेवलपमेंट हो। सरकार चाहती है कि बच्चों में एथिकल वैल्यूज डेवलपमेंट हो या सरकार चाहती है कि बच्चों में नैतिकता का क्या हो, विकास हो। साथ ही साथ सरकार ये भी चाहती है कि बच्चों में सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप हो। ठीक है, और साथ ही साथ उनमें जो इमोशनल वैल्यूज होते हैं या इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं वो भी आगे बढ़े। इस तरह से सरकार 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसे आप कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल वे में काम करेगी। यानी आप कह सकते हैं कि चहुमुखी विकास करने में नई शिक्षा नीति योगदान करेगी। तो नेक्स्ट जो हमारा है, समझते हैं कि इसमें परिवर्तन क्या किए गए हैं। चलिए, जब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किए गए हैं उसकी, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि वर्तमान शिक्षा नीति किस तरह से काम कर रही है और नई शिक्षा नीति किस तरह से काम करेगी। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है कि जो वर्तमान शिक्षा नीति है वो 10+2 पे काम करती थी, जबकि जो नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 पे काम करेगी। अब आइए समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था या जैसे आपने पढ़ा होगा, पहले हम लोग पहली से 10वीं तक पढ़ते थे और उसके बाद हम लोग 11 और 12th किया करते थे, उसके बाद 3 ईयर का ग्रेजुएशन किया करते थे। बट नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति को 12वीं तक की पढ़ाई को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, इसे 5+3+3+4 सिस्टम कहा जाता है। तो चलिए हम पहले 12वीं तक की पढ़ाई को समझ लेते हैं। देखिए, यहां पे फर्स्ट स्टेज आएगा जो क्या होगा, 5 होगा।
यानी 5 साल का एक स्टेज होगा जिसको हम क्या कहेंगे, तैयारी वाला स्टेज कहेंगे, है ना। यहां पे बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे बच्चों को कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन इसका नॉलेज दिया जाएगा। यानी वहां पे जोर दिया जाएगा कि बच्चे कैलकुलेशन सीख जाएं और बच्चे क्या हो जाएं, ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दें। ठीक है, अब ये स्टेज में कौन सी उम्र के बच्चे रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा नर्सरी के 3 साल, ठीक, और उसके बाद पहली और दूसरी, नर्सरी के 3 साल और उसके बाद पहली और दूसरी, ये जो होगा ये बच्चों का तैयारी वाला स्टेज होगा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, आपने देखा होगा 3, 5 + 3। अब ये 3 क्या है, तो 3 जो है ये आपको तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक, इसे कहा गया प्राइमरी स्टेज। ठीक है, इसे प्राइमरी स्टेज कहा गया और इसमें क्लास कौन कौन सी रखी गई, तीसरी, चौथी, पांचवी। ध्यान रखिएगा यहां पे विज्ञान, कला और गणित का अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, और इसे हम प्राइमरी स्टेज कहेंगे। ध्यान रखिएगा प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों का एग्जाम शुरू किया जाएगा, यानी 8 साल तक के बच्चों का कोई एग्जाम नहीं होगा। अगर आप एज ग्रुप देखते हैं तो तीसरी में बच्चा जब 8 साल का होगा तब तीसरी में बच्चा पहुंचेगा और तीसरी से उसे एग्जाम का प्रेशर डाला जाएगा, यानी 8 साल से पहले के बच्चों को के ऊपर कोई भी एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज में भी 3 क्लास आएगी, 6, 7, 8। 6, 7, 8 ये मिडिल स्टेज होगा और यहां पे एक निश्चित पाठ्यक्रम में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर 6वीं में बच्चा है और वो एक निश्चित पाठ्यक्रम में अपनी पढ़ाई कर रहा है बट उसे पेंटिंग का शौक है, तो वो किसी पेंटर के पास इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। या मान लीजिए उसे कोडिंग का शौक है तो किसी कंप्यूटर डेवलपर के पास या किसी एप्लीकेशन डेवलपर के पास वो इंटर्नशिप करने के लिए जा सकता है। तो ये है हमारा मिडिल स्टेज। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं कि हमारा सेकेंडरी स्टेज क्या होगा। सेकेंडरी स्टेज क्या होगा, तो सेकेंडरी स्टेज को भी 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इसे सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाएगा। यहां पे बच्चों को एक निश्चित पाठ्यक्रम में ही पढ़ाई करना पड़ेगा, बट ध्यान रखिएगा यहां विषय चुनने का उनके पास अधिकार रहेगा। विषय के काफी अच्छे पूल रहेंगे, यानी अगर वो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और साथ में इतिहास भी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं, तो अब ऐसा बच्चे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो सिस्टम काम करेगा वो कैसे काम करेगा, 5 + 3 + 3 + 4। 5 फंडामेंटल स्टेज होगी, 3 प्राइमरी स्टेज होगी, फिर 3 मिडिल स्टेज होगी और फिर +4 या 4 सेकेंडरी स्टेज होगा। यानी फंडामेंटल स्टेज में 5 साल, उसके बाद प्राइमरी स्टेज में 3 साल, उसके बाद मिडिल स्टेज में 3 साल और उसके बाद फाइनल सेकेंडरी स्टेज में 4 साल बच्चों को देना पड़ेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार चाहती है कि बच्चों के जो एजुकेशन को 12th तक के एजुकेशन को 4 भागों में विभाजित करके उनका चहुमुखी विकास किया जाए और उन्हें हर तरह की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। चलिए इसके बाद बात करते हैं उच्च शिक्षा की। तो ध्यान रखिएगा यहां पे उच्च शिक्षा 4 साल की होगी, यानी अभी तक जो 3 साल का बीएससी हुआ करता था या 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ करता था वो अब 3 साल का नहीं होगा बल्कि 4 साल का होगा। तो आइए समझते हैं ये कैसे होगा। ध्यान रखिएगा उच्च शिक्षा को यानी स्नातक को 3 साल की जगह पे यहां पे 4 साल रखा गया है। अब यहां पे खास बात क्या है ये समझिएगा। ध्यान रखिएगा इन 4 सालों को भी विभाजित किया गया है, यानी अगर कोई बच्चा बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके पूरे साल बर्बाद नहीं होंगे। ठीक है, उसके क्रेडिट
एक जगह पे क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और जितना साल आपने कंप्लीट किया है उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। चलिए इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त आपको 2 साल में कुछ प्रॉब्लम हुई और आपने 2 साल करने के बाद उसे छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो 2 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप कोई कोर्स करेंगे तो इस क्रेडिट को उसमें अटैच कर दिया जाएगा। इसके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, या आप कहेंगे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, जहां सारे स्टूडेंट के क्रेडिट्स क्या होंगे, जमा होते रहेंगे। ठीक, इसको चलिए और अच्छे से समझते हैं, डिवाइड करके समझते हैं। मान लीजिए आपने स्नातक की पढ़ाई स्टार्ट की और स्नातक 4 वर्ष का है, और आपने प्रथम वर्ष कंप्लीट किया और पहले वर्ष में ही आपने क्या किया, कंप्लीट करने के बाद उसे छोड़ दिया, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप अगर 1 ईयर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने 2 साल किया और 2 साल करने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। ठीक, अब अगर आपने 3 साल किया और 3 साल करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको डिग्री मिलेगा। और अगर आपने 4 साल पूरे कंप्लीट किए और 4 साल के बाद अपना कोर्स फाइनल करके जब बाहर निकलते हैं, तो आपको डिग्री प्लस विद रिसर्च के साथ आपको डिग्री दी जाएगी। इसका फायदा क्या होगा समझिएगा। इसका फायदा ये होगा कि जब आप 4 साल डिग्री कोर्स करने के बाद विद रिसर्च करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे, तो यहां पे आपका जो पीजी कोर्स होगा वो केवल 1 साल का हो जाएगा। यानी अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आप 4था साल करिए। ग्रेजुएशन का जो 4था साल है पीजी करने के लिए है। पीजी अगर आपको करना है तो 4था साल करिए, और अगर आपको पीजी नहीं करना है तो 3 साल में आप डिग्री की लेके बाहर जा सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी 3 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर पीजी करना चाहते हैं तो आपको 4था साल भी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका 1 साल का पीजी होगा। नई शिक्षा नीति में एमफिल को हटा दिया गया है। यानी अगर आपने पीजी कर लिया है तो आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आप पीएचडी में क्या कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने फंडामेंटल से लेके आपको सेकेंडरी तक और फिर हायर एजुकेशन की पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी जो नई शिक्षा नीति में दी गई है। खासतौर से यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन में अगर आपने फिजिक्स लेके पढ़ा है, तो अभी वर्तमान समय में अगर फिजिक्स का स्टूडेंट है तो वो इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकता, हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकता। बट यहां पे ऐसा नहीं है, आप किसी भी पूल के होते हुए, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हुए किसी दूसरी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। बट हां, पूल बनाया जाएगा, एक पूल में कई सब्जेक्ट रहेंगे और उन्हीं पूल से आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। यानी आप इंजीनियरिंग करते हुए कॉमर्स का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, खासतौर से ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति में यह कहा गया कि आर्ट, म्यूजिक और कल्चर, इनकी ट्रेनिंग हर एक स्कूल में उपलब्ध रहेगी। शिक्षा को, स्कूल को ऑनलाइन करने का प्रयास किया जाएगा, यानी पूरी तरह से शिक्षा को एडवांस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जानकारी थी आपको नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुए हैं उसके विषय में। अब चलिए कुछ खास बातें देख लेते हैं कि नई शिक्षा नीति में और क्या बदलाव हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति के तहत एचआरडी मिनिस्ट्री जो होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स मिनिस्ट्री, ठीक, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जो होता है उसका नाम बदल दिया गया और अब यह शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। यानी आपके जो एचआरडी मिनिस्टर हैं वो क्या होंगे, अब शिक्षा मंत्री होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। इसके बाद आपको यह ध्यान में रखना है कि इसी नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैक हो गया, एनसीईआरटी हो गया और बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, वो सभी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को रिपोर्ट करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको कुछ और विशेष बातें ध्यान में रखनी है, जैसे हायर एजुकेशन में उच्च स्तर में एडमिशन लेने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आप एग्जाम देके किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं।
चलिए यहाँ पे कुछ और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपने 12th का एग्जाम दिया और 12th में आपके अच्छे परसेंटेज नहीं है और परसेंटेज बेसिस पे अगर एग्जाम कहीं पे एडमिशन हो रहे हैं और आपके परसेंटेज कम होने की वजह से आप वहां पे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देंगे और आपका जो वहां पे क्रेडिट होगा वो 12th के परसेंटेज के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और इस तरह से आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति में कुछ और बेसिक सुधार किए गए हैं, चलिए बात कर लेते हैं उनकी। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक में जो शिक्षा का बजट था वो टोटल जीडीपी का 4.43% था, जबकि अब क्या किया गया है, नई शिक्षा नीति के तहत इस बजट को 6% बना दिया गया है, यानी अब शिक्षा में 6% टोटल जीडीपी का खर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ 2030 तक में ये प्लान किया गया है कि 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य बनाया गया है, यानी 2030 तक ये नामांकन को, रजिस्ट्रेशन को 100% करना चाहते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति में काफी अच्छे बदलाव लाए गए हैं और इसका प्रभाव भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे चल के दिखेगा। ये ओवरऑल जानकारी थी आपको नई शिक्षा नीति के विषय में, जो भी फैक्चुअल फॉर्म में मैं दे पाया हूं। आई थिंक आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। कुछ और जानकारियां आप लोग कलेक्ट करिएगा, इसकी एक अच्छी नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये काफी अच्छे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं ऐसे किसी और मुद्दे के साथ एक नए सेशन में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू सो मच।